चलिए बच्चों, आज हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। इटली पर जब नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण किया था तो इसे 3 भागों में बांट दिया था। धीरे धीरे वियना सम्मेलन हुआ तो वियना सम्मेलन में मेटरनिक ने इटली को 7 भागों में बांट दिया। अब बच गया था कुछ कुछ भाग, तो जो जिस पर चार्ल्स एल्बर्ट का अधिकार था। तो चार्ल्स एल्बर्ट का कहना था कि पूरा इटली पर मेरा अधिकार होना चाहिए। चलिए, किसी चीज का एकीकरण करना है तो उसके राज्यों को जानना बहुत जरूरी है। राज्यों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या मान लीजिए कोई चीज का एकत्रित कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे क्षेत्र में छिटाया हुआ है, सब तब ना वहां से एकत्रित कीजिएगा। तो उसी तरह से एक करने की यहाँ पे बात हो रही है। एक करने की बात हो रही है तो जो भी इटली का राज्य है, तो इटली के राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे तब तो इटली का एकीकरण कर पाएंगे, और उसको पहले हम लोग जानेंगे नहीं तो किस तरह से करेंगे। चलिए हम लोग आज देखते हैं कि इटली का राज्य कौन कौन सा है। राज्य को देख लेंगे, उसके बाद में एकत्रित करेंगे, तब हम लोग किस तरह से एक किया गया था। चलिए हम लोग इटली एक ऐसा है कि वीआईपी जूता का आकार का है। वीआईपी जूता का आकार का इटली है मैप, ठीक ना। ये जो हो गया क्या है, सिसिली हो गया। ये है इसका एक और राज्य है, एक और यार छोटा छोटा राज्य है, ठीक ना। ये जो हो गया आप लोग का सार्डिनिया हो गया, ये हो गया सार्डिनिया। सार्डिनिया हो गया। नीस है, ये कौन सा राज्य है, नीस है। ये हो गया सेवाय। सेवाय ये क्या है, पिंडमोन। पिंडमोन। लोम्बार्डी। लोम्बार्डी। लोम्बार्डी ये जो हो गया वेनेशिया। वेनेशिया। ये जो राज्य देख रहे हैं ये हो गया परमा। परमा ये हो गया मोडेना। मोडेना ये राज्य हो गया, ये हो गया टस्कनी। टस्कनी ये जो राज्य हो गया, जो टस्कनी हो गया। ये जो रोम है, रोम। रोम पर कौन अधिकार किए हुए है, पोप। इस पर पोप का अधिकार है। ये है बुर्गो वंश का अधिकार, नेपल्स। नेपल्स ये हो गया सिसिली। सिसिली। सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स पर किसका अधिकार है, बुर्गो वंश का। रोम पर किसका अधिकार है, पोप का। परमा, मोडेना, टस्कनी ये क्या है, ऑस्ट्रिया के नए नए युवराज हैं उसका अधिकार है, ठीक ना। लोम्बार्डी और वेनेशिया एक इसका है, पूर्ण रूप से इसका है, ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। इस लोम्बार्डी को बहुत उपजाऊ जमीन है, इसमें चावल का कटोरा कहे जाने वाला राज्य है जो लोम्बार्डी है। और ये जो बच गया आप छोटा छोटा, ये जो है चार्ल्स एल्बर्ट का है, जो इटली का क्या है, राजा है। चार्ल्स एल्बर्ट। एल्बर्ट, चार्ल्स एल्बर्ट यहाँ का राजा है। चार्ल्स एल्बर्ट का कहना है कि ये पूरा इटली पर मेरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसको क्या मिला हुआ है, ये सिसिली और नेपल से नीचे वाला जो भाग है सोल हुआ। ये खोल है जो कौन लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रिया। ये फीता थमाए हुए हैं चार्ल्स एल्बर्ट को, समझ रहे हैं। ये फीता थमाए हुए हैं चार्ल्स एल्बर्ट, ये दोनों फीते न हुआ है क्या, इतनी सुन मिला हुआ है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया चार्ल्स एल्बर्ट का। चार्ल्स एल्बर्ट का। यहाँ पे पोप। पोप को आप लोग समझ में नहीं पा रहे होंगे कि पोप क्या है। पोप
जो ईसाई धर्म का प्रमुख हेड गुरु है, ठीक ना। आप इसका चर्च में कौन रहता है? चर्च देखा होगा ना, चर्च में कौन रहता है? पादरी। पादरी रहता है। अब पादरी का हेड कौन है? इसका हेड पादरियों माने सब जगह जितना भी जगह है सभी जगह क्या है? हेड है। इसका गुरु कौन है? पोप। ये है पोप। पोप है, ठीक ना। पोप जो कहता है सभी मानता है। अगर आपका मान लिया जाए कि कोई रास्ता में जा रहे हैं, आपका ये पेन मिला, आप बोल रहे हैं कि हमको पेन मिला, ये पोप का कहना है कि एक गलत बात है। पोप का एक कहना है कि ये गलत बात है। आपको ईश्वर द्वारा आपको दिया गया है, इसमें आपको ईश्वर को जोड़ना है, ठीक ना। पोप जो थे, पोप एक थे जो एक माफीनामा पत्र भी बनाते थे। माफीनामा पत्र क्या बनाते थे कि आप कभी जमाने में चोरी डकैती छिंदराई ये सब किए तो उसका एक माफीनामा पत्र भी बनाते थे। आप उसको मान लीजिए 10,000 रुपया आप चोरी कहीं किए, अब वो 10,000 रुपया को उसको असूद समेत आप पोप को दीजिए। पोप आपको एक पत्र लिख कर देंगे कि हाँ आप माफी मांगा लग रहे हैं। आप उसको ले जाकर तकिया के नीचे रखिए। आपको नरक में जाइएगा तो नरक जाइए नहीं, आपको स्वर्ग मिलेगा। माफीनामा पत्र, न तो ऐसे नरक में जाइए तेल में उबाला जाएगा। ये सब कहावत जो आपको किया जाएगा, ठीक ना। तो ये कौन करते थे? पोप माफीनामा पत्र भी जारी करते थे, ठीक ना। चलिए पोप का बात तो अब समझ में आ गया, ठीक ना। चार्ल्स एल्बर्ट एक ऐसा राजा थे कि कोई कहता भी था कि इटली का आप एक कीजिए, तो ये रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। क्या इनको सोच था कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। क्यों? क्योंकि जो मिला हुआ है वो भी छीना न जाए, इस डर से वो नहीं करते थे और रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। लेकिन जब इसी में एक इनके ही राज्य में एक मेजनी रहते थे। मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था जिनेवा इटली में। मेजनी का कहना था कि जहां जन्म होता है वो देश के लिए कुछ करना जरूरी होता है। तो ये सोचते हैं कि इटली को ही एक करते हैं, इटली को ही एक करते हैं। तो ये क्या थे कि इनका एक थोड़ा सा दिक्कत कहिए कि भारी गणतंत्र का समर्थन थे। जैसे संवैधानिक गणतंत्र होता है, लोकतंत्र व्यवस्था होता है ना, उसका समर्थन ये थे, बहुत बड़े समर्थन थे, ठीक ना। लेकिन ये एल्बर्ट कैसा था? राजतंत्र था। तो आप बताइए कि मेजनी और चार्ल्स एल्बर्ट में कभी पट रहेगा? मेजनी और चार्ल्स एल्बर्ट में कभी भी पटरी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये राजतंत्र में विश्वास रखता है और ये लोकतंत्र में विश्वास रखता है, तो इसमें कभी पटरी नहीं रहेगा। लेकिन मेजनी बहुत प्रयास भी किए। क्या किए कि वो एक गुप्त संगठन कार्बोनारी से जुड़े हुए थे, और कार्बोनारी से जुड़े हुए थे तो हमेशा क्या करते थे कि कुछ साथियों को लेकर लोम्बार्डी की तरफ हमला करते थे और वो पिटा कर चले आते थे। देखिए पिटा कर चले आते थे तो आपको एक बात याद दिलाते हैं कि ये क्या थे कि मेजनी जो थे ये आदर्शवादी ज्यादा थे, ठीक ना, व्यवहारिक कम थे। ये क्या थे कि सच्चा, हमेशा सच बोलते थे। ये क्या थे? ये हमेशा सच बोलते थे। मेजनी थे। आदर्शवादी का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमेशा हर जगह पर सच नहीं बोलना चाहिए। अब मान लीजिए आपको ठेठ में समझा देते हैं क्या। जैसे वो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो गाड़ी से धक्का लग गया, उसका ड्राइवर किन्हीं आके आपके सामने लुक गया। अब उधर से मान लिया जाए कि 200-150 की भीड़ आ रही है, आप उसमें क्या कीजिएगा? तो सब वो आदर्शवादी है जो बतला देगा कि इधर छुपा है। अब वो बताइए उसको टांग कर ले गया, मार मर्डर हो गया। देखिए तो ये ऐसा इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को कि किसी का मर्डर हो जाए, ठीक ना। तो ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी थे, व्यवहारिक बहुत कम थे।
व्यवहारिक बहुत कम थे, दिल को बहुत कम सुनने वाले व्यक्ति थे, ठीक ना, दिमाग का बहुत कम सुनने वाले व्यक्ति थे, व्यवहारिक कम थे, ठीक ना। तब ये क्या करते थे कि हमला हमेशा करते थे, और करते करते आपको याद होगा कि जुलाई 30 में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जहां पे बुर्गो वंश को समाप्त कर दिया गया था। तो उसी से इंस्पायर होकर एक पार्टी का गठन करते हैं 1831 में। कौन सी पार्टी? यंग इटली, यंग इटली पार्टी का गठन करते हैं। फिर से ये वेनेशिया और लोम्बार्डी की तरफ आकर हमला, फिर 100-200 लेकर आकर हमला कर, फिर पिटाकर चले जाए, फिर पिटाकर चले जाए, चला गया। तब वो सोचा मेजनी कि इससे काम नहीं चलेगा, तब एक पार्टी का और गठन करते हैं। कब? 18 में। कौन सी पार्टी है? यंग यूरोप, यंग यूरोप। यूरोप की जितना जवान लोग है सब एक हो, सब एक हो। अरे तो भाई कौन आज का डेट में है कि कौन एक होता है, ठीक ना। आपका इटली का जो था सो तो एक होवे नहीं किया, एक हुआ जी। अब यंग पार्टी का हुआ, उसमें भी कुछ लड़कों आए और एक गठन हुआ, जिसमें उसमें भी 1000 को आया और 1000 को लेकर इससे लड़ा गया। आप इस पर भी लड़ा, इसमें भी उसको हार हुई, हार हुई। और चाल से एलवर्ट से तो पटरी रहता नहीं था, ठीक ना। ये फाइनली 1848 में एक और हमला करता है। 1848 में ये हमेशा के लिए इटली छोड़कर दूसरे देश पलायन कर जाता है। कौन? मेजनी। और मेजनी को कहा जाता है कि इटली का एकीकरण, जो इटली का एकीकरण का अग्रदूत है, आग्रदूत भी कहा जाता है। मेजनी को आग्रदूत भी कहा जाता है। सबसे पहले इटली के एकीकरण का सोच किसने दिया था? मेजनी ने दिया था। तब कब इसका चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु होती है। चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु 1852 में होता है। तो 1852 में जब चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु होती है तो नए राजा विक्टर एमेनुअल II बनते हैं। चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु के बाद नए राजा एमेनुअल II राजा बनते हैं। विक्टर एमेनुअल II राजा बनते हैं, तब ये रेडिकल सोच वाले व्यक्ति होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको मन में है कि इटली को एक करना है। लेकिन एक करना है तो किस तरह से करना है? अगर मान लिया जाए कि इटली का एक करना है तो ये डायरेक्ट अगर मान लिया जाए कि कुछ बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो ये सोच रहे थे, ऐसा व्यक्ति ढूंढने का प्रयास कर रहे थे जो संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास रखता हो। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे। तो उस समय के एक बहुत बड़े और अच्छे नेता के रूप में थे। कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर राजा थे और इनको नेता थे। प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनाया, किस लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है? देखिएगा कहीं पर भी आज का भी डेट में किसी कोई पार्टी को कुछ बोलना होता है तो वो एक प्रवक्ता रखता है, उसके थ्रू बोलवा देता है ताकि कोई वोट को बुलवाना है। और वो पार्टी के जब बोला जाता है कि इस तरह से क्यों बोला गया, आपका पार्टी बोला, तो बोलता है कि हम नहीं बोले, उनका एक व्यक्तिगत राय है, वो अपने व्यक्तिगत से, और वो पार्टी अपने बुलवाना था से धीरे से बुलवा कर निकल जाता है। जो बात था पूरा मीडिया में हंगामा हो गया, उसको वो करवाना। तो उसी तरह से काउंट काबूर के लेते हैं। काउंट काबूर इतना तेज व्यक्ति था कि मत पूछिए। इनको कहा जाता है कि चतुर कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, चतुर कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था।
कूटनीतिक व्यक्ति था, ये चतुर कूटनीतिक व्यक्ति था। अभी इसी बात से आप चतुर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चतुर था। आपको समझाते हैं कूटनीतिक किस तरह से था इनको ऊपर। कि किस तरह के चतुर थे काउंट काबूर, आप ही आपको एक बतलाते हैं। देखिए, ये आपका एक जमीन है, कितना, ये 40 बीघा का आपका जमीन है। ठीक, आपका छोटे छोटे जब थे तो आपका माता पिता को देहांत हो गया, आपका माता पिता को देहांत हो गया, ठीक ना। आपका माता पिता का तो ये कौन कौन से विचार के था, एक व्यक्ति, एक भाई था जब बड़ा हुआ तो ये कौन से विचार का एक भाई था, मेजनी था। मेजनी माने ये आदर्शवादी था, आज देख लेंगे क्या होगा ना होगा। ये नहीं देख रहा है कि उस जमीन पर अभी कितना व्यक्ति होगा, उस जमीन पर कितना व्यक्ति इस पर होगा। अभी 100-200 आया हुआ है, आप अकेले जाकर करिया लेंगे, जो देखोगा सो देख लेंगे। तो आप बताइए कि उस समय आपका ये क्या आदर्शवादी शो कर रहे हैं। आप ही का जमीन है, ये मान रहे हैं, लेकिन अभी वहां पे कितने व्यक्ति हैं, 100-150 है। आपका जाना उचित नहीं है, लेकिन एक भाई जो था वो उठकर जाता है और वहां से पिटा उठा के चल आता है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस वही जो होता है सो होता है। फिर उसके घर पर भी ठीक हुआ, फिर 1-2 महीना के बाद उसके घर जाकर फिर हल्ला हंगामा करा, फिर पिटा कर चला रहा है। मेजनी की तरह ये बार बार पिटा रहा है। लेकिन एक वो था जो व्यवहारिक था, एक जो था जो व्यवहारिक था वो कूटनीतिज्ञ था, ठीक ना। व्यवहारिक बहुत ज्यादा था, काउंट काबूर की तरह सोच रखने वाला ये व्यक्ति था, ठीक ना। तो ये क्या करता है कि ये इसके पास नहीं जाता है, इसके पास नहीं जाता है, लेकिन ये जाता था, ये पिटा पिटा कर हमेशा चला आता था। ये दूसरा भाई जो था ये देख रहा है कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जो उससे भी ताकतवर हो, उससे भी ताकतवर हो। तो ये एक व्यक्ति था, उसके यहाँ जाता, लेकिन उसके यहाँ जाने से आप ही बताइए ना कि कोई ताकतवर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को क्यों दोस्त बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। कभी बनाएगा, नहीं बनाएगा, दोस्त कभी नहीं बनाएगा। तो इस चलते वो देखता है किसी तरह उससे दोस्ती हो जाता, मेरा जमीन वापस आ जाता। वो सोचता है कि किस तरह से हमको ये जमीन वापस आए, तो उससे किस तरह से दोस्ती होता है। उसी को पता चलता है कि उसके यहाँ एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है, उसका बेटी का विवाह है। बिना न्योता पिहानी के उसके यहाँ चला जाता है, 4 बजे से जाता है, पत्तल उत्तल सब साफ करता है, सब चीज पानी उनी सब चलाता है, छोटा काम करता है, ये नहीं कि बड़ा नहीं। वो छोटे छोटे पत्तल है, झाड़ू मारना ये सब कर रहा है 4 बजे से, और 2 बजे तक 3 बजे तक वो लगा रहता है। वो 3 बजे तक वो उसके यहाँ लगा रहता है। तब उसको पता चलता है, उसका जो जिसके यहाँ शादी था उस आदमी को देखता है कि ये लड़का है, कब से लगा हुआ है। उसको बुलाता है, बाबू इधर आओ। क्या आप कहाँ से होते? कि हम फलने के गांव में रहते हैं, वहीं से हैं, देखें कि अपना ही इज्जत है और चले आए और आप यहाँ पे सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हम अभी रहेंगे, सुबह तक रहेंगे, ठीक ना। आप यहाँ रहेगा। फिर से वो काम करने लग जाता है। फिर कुछ दिन के बाद उसके द्वार से कभी गुजरित रहता है, तो वो बड़ा आदमी देखता है यही लड़का था, उसको बुलाता है, चाय पानी पिलाता है, और चाय पानी जब पिलाता है उस व्यक्ति को, तो उसके यहाँ उठना बैठना चालू हो जाता है। फिर से जाता है, फिर उसके यहाँ जाता है, वैसे करते करते उठना बैठना जैसे ही चालू होता है, तब उसको एक दिन ये 40 बीघा का जमीन का जो था कागज लेकर उस व्यक्ति के यहाँ जाता है कि देखिए ना, फलाना व्यक्ति जो है हमारा जमीन पर कब्जा किए हुए है। तो बताता है ताकि सब कागज है, ताकि हाँ साहब देखिए हम लेकर आए हैं। वो सारा कागज दिखलाता है, और दिखलाता है तो देखता है कि हाँ ऐसा सही है। तो ये क्या करता है, इसका भाई की बात कहता है कि हम आपको उसमें से 5 बीघा जमीन
बीघा जमीन आपको दे देंगे, 5 बीघा जमीन आपको दे देंगे, वादा करता है। तो वादा करता है तो ये व्यक्ति जो बरियार था इस व्यक्ति को बुलाता है, बोलता है कि आप क्यों उसके जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तब इसको बोलता है कि आप उसका जमीन छोड़िए, आपके पास कागज है, लेकिन नहीं दिखला पाता है, तो कि आप उसका जमीन छोड़िए। जैसे ही उस छोड़ने के लिए इसको बोलता है, नहीं छोड़ता है, तो ये इसको पीटना स्टार्ट करता है, इसको मारता है, मारते मारते इसको सारा जमीन खाली करवा देता है। और खाली करवा कर इसको 5 बीघा जो जमीन था वादे के मुताबिक इसको दे देता है। अच्छा, दे देता है, ठीक ना। अब इस कहानी को सुनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि आप काउंट काबूर के कूटनीति के बारे में समझिए। बताइए कि एक भाई जो था क्या था, मेजनी था, और एक भाई जो था क्या था, काउंट काबूर निकला। काउंट काबूर कूटनीतिज्ञ था, बिना लड़ाई, बिना झगड़ा, बिना खून बहे 35 बीघा अपने कब्जे में, ठीक ना। इस तरह से यही खेल खेलता है कौन, काउंट काबूर। आपको यही सब समझाने का कहानी का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से आप काउंट काबूर की नीति को समझिए, कूटनीति जो कि आप समझ गए ना। चलिए आपको अब हम समझाते हैं क्या किए थे काउंट काबूर। काउंट काबूर देख रहे हैं कि फ्रांस से किसी तरह से दोस्ती हो जाता, फ्रांस से किसी तरह से दोस्ती हो जाता तो हमारा काम हो जाता, इसे ऑस्ट्रिया से किसी तरह से ले लेते। लेकिन क्या होता है कि उसी समय क्या होता है कि फ्रांस से दोस्ती करने के लिए, लेकिन इसके यहाँ चिट्ठी पत्र सब भेज रहा है, सब भेज रहा है, लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो उसी समय क्या था कि तुर्की एक देश था, तुर्की एक देश था, तुर्की एक देश था जहां पे 2 था ईसाइयों का मेन हेड सेंटर, ठीक ना। एक था कैथोलिक चर्च, एक था प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट पर किसका अधिकार था, रूस का अधिकार था। इस पर किसका, प्रोटेस्टेंट पर किसका अधिकार था, रूस का अधिकार था। और कैथोलिक चर्च पर किसका था, फ्रांस का अधिकार था। लेकिन उस समय आपको याद होगा 1789 की क्रांति के समय यहाँ पे सभी सेनाओं को बुला लिया गया था। कहाँ पे, फ्रांस में 1789 में। तो ये खाली हो गया था। तब यहाँ का तुर्क जो था वो लिखता है चिट्ठी कि आप यहाँ से, इस पर रूस को लिखता है कि आप इसको देख लीजिए। क्यों, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ उसी का जनता या कोई कुछ कर देगा तो इसको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, इसका पूरा देश का दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। इस चलते बोलता है रूस को कि आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और इसको सेना भेजकर इस पर देखना प्रारंभ कर देता है। तुर्की कैसा देश है, तुर्की एक मुस्लिम देश है। इस चलते मुस्लिम देश है, तो इस चलते इस पर अधिकार के लिए इसको बोलता है कि इस तरह का विवाद ना हो, इसको आप देख लीजिए, इसको देखने के लिए अधिकार दे देता है। लेकिन 1848 में याद होगा, 1848 में कौन बनता है राजा वहां का, नेपोलियन। नेपोलियन यहाँ का तृतीय, नेपोलियन तृतीय यहाँ का राजा बनता है। तो नेपोलियन तृतीय का कहना था कि ये जहां जहां ईसाइयों का सेंटर है वो हमारे कब्जे में होना चाहिए, हम लोग का, इसी से हम लोग का देश का नाम रोशन होता है, अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर इसको कहता है कि अपना, रूस को कहता है कि अपना सेना लीजिए, तो बोलता है कि नहीं, ये मेरे कब्जे में है, मैं ही रखूंगा। तो ये बोलता है, फ्रांस बोलता है कि आप ही बताइए ये किसका था, तो कि नहीं, ये आप ही का था। रूस को बोलता है, ये फ्रांस को बोलता है कि ये कैथोलिक चर्च आप ही का था, ये तो उस समय ले लिया गया था। तो ये क्या करता है, रूस तुर्की को मारना प्रारंभ करता है, तुर्की को मारना प्रारंभ करता है। तुर्की को जब मारना प्रारंभ करता है तो एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है, तुर्की को जब मारना प्रारंभ करता है तो एक युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध होता है। कब क्रीमिया का युद्ध होता है,
1853 से 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है। तो यहाँ पे युद्ध होता है तो फ्रांस के सपोर्ट में कौन है? इंग्लैंड है। फ्रांस के सपोर्ट में कौन है? इंग्लैंड है। ये तो एकदम जाहिर से लग रहा था कि फ्रांस जीत जाएगा, ठीक ना, एकदम पूरा यकीन था कि फ्रांस जीतेगा। लेकिन इसी समय देखता है कौन? काउंट काबूर, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिना मांगे बिना कहे ये कितना 50,000 सैनिक और कुछ हथियारों के साथ भेज देता है सेना फ्रांस के समर्थन में, और एक चिट्ठी लिखता है, एक पत्र लिखता है कि आपके दुख में मेरे को नहीं जानते, आपके दुख में हम साथ दे रहे हैं, आपके तरफ से मेरे सेना लड़ेगा। और ये इतना भेज देता है और ये लड़ता है और ये जीत जाता है, जीत हो जाता है फ्रांस की। और तब फ्रांस की जीत होता है तो काउंट काबूर को नेपोलियन III ने स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाता है अपने देश अपने देश बुलाता है, ठीक ना। और वो इटली का समस्या जो अपने देश बुलाता है तो वहां पे इटली का जो समस्या था उसको नेपोलियन तृतीय के पास रखता है। नेपोलियन जो तृतीय था, तृतीय के पास रखता है सारा। अब इटली का समस्या रखता है और ये नेपोलियन III वादा कर देता है कि आपका जो भी दुख में आप हमको साथ दिए हैं तो आपका पर दुख आएगा तो आपका भी हम साथ देंगे। और ये वादा करता है कि कभी भी जरूरत पड़े आपको हम सैनिक आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये वादा करते ही जब काउंट काबूर जब वहां से फ्रांस से लौटता है तो लोम्बार्डी की तरफ अपनी सेना को छूट देता है कि डेली 2, 4, 5, 10 को मारते रहो, हमला आक्रमण शुरू करवा दो, जब मन करे जब मारते रहो, तभी जब करे मन जब मारते रहो। अब बताइए कि जब कोई कितना करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा? आप ही बताइए ना, कितना वो बर्दाश्त करेगा? इसको मार रहा है। फाइनली उसको क्या 1866 में युद्ध की घोषणा हो जाती है, ऑस्ट्रिया आक्रमण कर देता है। तब काउंट काबूर था फ्रांस को कहता है, फ्रांस अपनी सेना भेजता है तो उसको फ्रांस के आगे क्या ऑस्ट्रिया टिक पाएगा? जी, फ्रांस के आगे ऑस्ट्रिया टिक पाएगा? उसकी सेना के आगे कुछ नहीं टिक पाएगा। यह मारते लोम्बार्डी सब छीन लेता है। वेनेशिया पर भी आक्रमण होना चालू हो जाता है। तब वो वहां का जो ऑस्ट्रिया का राजा था भागे फ्रांस के पास आता है, फ्रांस के पास नेपोलियन III के पास। आप उसके चक्कर में काहे पड़े हुए हैं? आप उसको देखिए, ठीक है, आश्वासन दिलाता है कि आपको युद्ध रुकवा देता है, और युद्ध रुकवा भी दिया जाता है कि रुकिए रहने दिया। तब वहां पे होता है कि वेनेशिया मेरा ही है सर, काउंट काबूर कहता है, लेकिन रहने दीजिए। और लोम्बार्डी मिल जाता है। तो लोम्बार्डी जैसे मिलता है तब बोलता है कि ये परमा, मोडेना, टस्कनी उसके नए राज का बछाए हुए है सरकार। तो वो बोलता है नेपोलियन III कि उसके बनाए हुए, तो आहिस्ता से हिंट देता है कि जनमत संग्रह करा लो। जैसी जनमत संग्रह की बात आती है तो यहाँ पे नेपोलियन III जनमत संग्रह का इशारा देता है। जैसे नेपोलियन III यहाँ पे कहता है तो काउंट काबूर जनमत संग्रह कराने के लिए अभी आप ही बात बताइए कि कौन नहीं चाहेगा कि अपने देश में मिलना? कौन राज्य नहीं चाहता है कि अपने वहां का लोग है जो अपना देश में रहे, अपने अथी में रहे? तो यहाँ पे जितने था सब वोटिंग किसके यहाँ पड़ता है? काउंट काबूर के पक्ष में। परमा, मोडेना, टस्कनी ये किसका? इसका हो जाता है। तो बताइए कितना का एकीकरण हुआ? लोम्बार्डी, परमा, मोडेना, टस्कनी ये इतना राज्यों का एकीकरण हो गया। अब बच गया वेनेशिया। अच्छा सॉरी, इसको 66 नहीं था जी, गलती हो गया।
इसको क्या था 1859 से 1860 में हुआ था। सॉरी, उसको गलती हो गया था, 1860 में हुआ था, ठीक ना। ये युद्ध 1859 से 1860 में हुआ था, ठीक ना, इतना का हुआ था। और ये तीनों के तीनों लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, टस्कनी सब को वापस काउंट काबूल ले लेता है। तब अब बच जाता है वेनेशिया, पोप, जिस पर जो अधिकार है रोम का क्षेत्र है, उस पर अधिकार कौन किए हुए है? पोप, नेपल्स और सिसिली, ये इतना बच रहा था। वेनेशिया तरफ फायरिंग स्टार्ट करवा देता है, वेनेशिया तरफ फायरिंग स्टार्ट करवाता है। ऑस्ट्रिया को लगता है कि अब सहन करना उचित नहीं। अब बताइए कि काफी के कोई बलग में रहे, डेली गाली देवे, गलौज करे, आप कितना बर्दाश्त कीजिए? आप जान रहे हैं कि वो जान को ऐसा कर रहा है, तो आप कितना दिन बर्दाश्त कीजिएगा? 6 महीने कीजिएगा, साल भर कीजिएगा, कितना? इतना बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो अंतिम होत क्या हुआ? ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया। कब? 1859-60 के बीच में ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब किया तब काउंट काबूल कह रहा है, सर फ्रांस को बोल रहा है कि सर अब मारे हुए हैं। वहां से फ्रांस की सेना आती है। फ्रांस की जब सेना आती है तो लोम्बार्डी पूरी तरह से हार जाता है। बताइए ना कि फ्रांस की सेना के आगे ऑस्ट्रिया टिक जाएगा? जी नहीं ना, ये दो सेना मिल गई और दोनों मिलकर लोम्बार्डी पूरा जीत लिया। वेनेशिया तरफ जब बढ़ने लगा तो ऑस्ट्रिया का राजा भागे फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के पास जाता है। आप उसके चक्कर में काहे पड़े हुए हैं? हम सब आपस में भाई हैं। और ये कहते हुए युद्ध को रोकवा देता है। तो वहां से युद्ध रुकता है। तो वो बोलता है, काउंट काबूल बोलता है कि सर ये वेनेशिया भी मेरा है, तो रहने दीजिए और रोकवा देता है, ताकि पर्मा, मोडेना, टस्कनी उसके युवराज का है। तो नेपोलियन 3 आहिस्ते से इशारा देता है कि आप वहां पे जनमत संग्रह करा लीजिए। जब वहां पे जनमत संग्रह कराता है तो आप ही बताइए कि कौन देश का नागरिक चाहेगा कि अपने देश में नहीं मिलना? सब कोई चाहेगा। काउंट काबूल यहाँ पे जनमत संग्रह में जीत जाते हैं और पर्मा, मोडेना, टस्कनी ये सब क्या होता है? अपने कब्जे में ले लेता है। तो बताइए, लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, टस्कनी, इतना बड़े क्षेत्र का क्या हो गया? इटली का एकीकरण हो गया। इतना बड़े क्षेत्र का एकीकरण हो गया। इसी समय क्या होता है? गैरीवाल्डी एक, वो भी कौन था? मेजनी के समय ही का था। तो वो भी क्या था? पहले गणतंत्र में भी वो भी विश्वास रखता था, लेकिन जब देखा कि इधर हुआ तो ये पार्टी बदल लिया और चिट्ठी लिख रहा है कि हम भी संवैधानिक राजतंत्र के समर्थन हैं। और वो वहां से गैरीवाल्डी सोचता है कि हम भी इटली का एकीकरण करेंगे, नेपल्स और सिसिली को एकीकरण करने का सोच रखता है। गैरीवाल्डी क्या था? एक नाविक था। उसका जन्म 4 जुलाई 1807 में नीस में हुआ था। अब बताइए, नीस था जो था वो किसको दे दिया गया था? फ्रांस को दे दिया गया था। फ्रांस को क्यों दिया गया था? काउंट काबूल के देने का वादा किया था कि आप हमको ये लोम्बार्डी और वेनेशिया दिवा दीजिएगा तो हम नीस आपको देंगे। तो फ्रांस को नीस दे दिया जाता है। तो गैरीवाल्डी कहता है कि हमको जन्मे स्थान दूसरे को दे दिया गया, तो हमको क्या है, हम भी एक करेंगे, करने की सोच रखता है। और वो गैरीवाल्डी चल आता है। गैरीवाल्डी जब आता है तो ये एक पार्टी का गठन करता है। कौन सी पार्टी का गठन करता है? लाल कुर्ती पार्टी का। लाल
लाल कुर्ती पार्टी का गठन करता है। इसमें क्या था, जितने भी नाव चलाने वाला व्यक्ति था सभी को अपने पार्टी में और कुछ और जगह से पार्टी में लेता है और हजार हजार का लमसम सैनिक बन जाता है। इसमें लाल पार्टी कुर्ती के संगठन में कितने बनता है, हजार लोग इसमें शामिल होते हैं। ये हजारों लोग मिलकर किस पर आक्रमण करते हैं, सिसिली पर। वहां का कौन राजा है, किसको दिया हुआ है, बुर्वो वंश का, बुर्वो वंश को दिया। बुर्वो वंश है सिसिली और नेपाल में। यहाँ जितने भी छोटे छोटे राजा है, यहाँ छोटे छोटे थाना था, थानाओं पर लाल कुर्ती पार्टी ने आक्रमण किया और वहां का सभी थानाओं को जब्त किया। और जब्त करने के बाद में वहां के थाना को जितने भी इंचार्ज थे, थाना से सैनिक थे, उस सबको मारा नहीं। वो बोला कि मारेंगे नहीं, आप हमें जितना भी गोली बारूद बंदूक है सब हमारे दे दीजिए, हथियार हमको दे दीजिए, आप लोग यहाँ से छोड़कर निकलिए। और यहाँ से छोड़कर निकल जाता। अब आप लोग को लग रहा होगा कि बुर्गो वंश को मार रहा है तो फ्रांस क्यों नहीं बोल रहा है, तो बताइए फ्रांस बुर्गो वंश कब समाप्त हो गया, 1830 के समय ही समाप्त हो गया है। ये तो राजतंत्र है और वहां पर स्थापित हो नेपोलियन तृतीय बना हुआ है। वो किस तरह का बना हुआ है, लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित है, ये राजतंत्र वाले हैं। तो इसको मार रहा है तो फ्रांस को इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार रहा है तो मार रहा है। ये क्या कहते हैं, सभी थानाओं को लूट लेता है, लूटता है। वैसे ही अब इसके पास क्या हो गया, हथियार हो गया। और यहाँ के जितने भी जनता था सभी गैरीवाल्टी के सपोर्ट में रहता है और सभी थानाओं को मारते मारते सभी जितना भी था सभी को लूट लेता है और सिसिली को अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद नेपल्स में भी वैसा ही करता है, जितना भी थाना होती रहता है सभी को मारकर अपने कब्जे में ले लेता है। और ये पूरा का पूरा नेपाल और सिसिली को अपने कब्जे में ले लेता है। अपने कब्जे में जब लेता है तब चिट्ठी लिखता है कौन, गैरीवाल्टी। गैरीवाल्टी चिट्ठी लिखता है किसको, किसको, पिंडमंड के राजा को, किसको, विक्टर एमेनुअल टू को, विक्टर एमेनुअल टू को चिट्ठी लिखता है। विक्टर एमेनुअल सोचता है कि बिना सेना का वो कैसे सिसिली और नेपल्स को, हम लोग को तो ये लोम्बार्डी पर्मा मोडेना को एक करने में हम लोग का हालत पंक्चर हो गया। वो माथा पीट रहा है, बोल रहा है कि अरे बिना सेना के नेपाल और सिसिली को सबको एक कर लिया। वो तो सोच से परे हो रहा था। वो वहां से भागे भागे आता है और बोलता है हाँ, देखता है तो सही में एक किए हुए हैं। इससे इतना खुश होता है विक्टर एमेनुअल टू कि इसको दक्षिणी का पीएम प्रधानमंत्री बनने को कहता है। तो फिर गैरीवाल्टी यहाँ पर अपने त्याग एवं निष्ठा का परिचय देते हुए कहता है कि नहीं सरकार, जब यहाँ पे हम बन जाएंगे तो फिर तो इटली दो भागों में ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप काउंट काबुल को ही प्रधानमंत्री यहाँ का भी बना दीजिए। हम तो नाव चलाने वाला व्यक्ति है, चले हम नाव चलाने, ठीक ना। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं 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 नहीं, अभी रोम है और ये जितना भी सेना था लाल कुर्ती में सबको कहते हैं भाई बस 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 बस, अब सिर्फ खाली बचा हुआ है कौन, पोप, मार के टाइट कर देंगे इसको भी, पोप को, रोम को अब ले लेना है अपने अधिकार में। इसको तो पूरा प्लानिंग पूरा सब चीज बन जाता है। जब ये बात किसको पता चलता है, काउंट काबुल को ये बातों को पता चलता है। काउंट काबुल भागे भागे आता है और बोलता है गैरीवाल्टी ये गलती अभी मत कीजिए। उसके बताइए उस पोप के सुरक्षा में किसकी सेना है, फ्रांस की। तो ये कहता है कि फ्रांस की सेना है, आप यहाँ पे ये गलती मत कीजिए। तो ये सरकार बस इसको मार दे, ना 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 ना, दम गलती मत कीजिए, फ्रांस अभी बहुत ताकतवर है, आप रहने दीजिए, उसका एक समय होगा। तो ये ठीक है, आप इसको भी एक कर लीजिएगा, चले हम नाव चलाने। और वो नाव चलाने चल देता है सभी अपने
मित्रों के साथ निकल गया नाव चलाने के लिए। तब क्या होता है कि 1862 में किसकी, काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है 1862 में। तब वहां विक्टर एमेनुअल टू चिट्ठी लिखता है गैरीवाल्टी को कि आइए, आपको काउंट काबूर को मृत्यु हो गई है। जब काउंट काबूर की मृत्यु पर गैरीवाल्टी आता है तो गैरीवाल्टी को कहा जाता है कि आप यहाँ का प्रधानमंत्री बनिए। तो सीधे गैरीवाल्टी साफ माना कर देते हैं कि सबको लगेगा कि ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ही ये किया है। इससे अच्छा है सरकार आप ही देखिए, हम नाव चलाने वाले व्यक्ति हैं, हम चले नाव चलाने। और ये त्याग एवं निष्ठा का परिचय देते हुए फिर से चलिए। अब आप बताइए कि आज की नेता किस तरह का है। आज की नेता तो एक चमगादड़ है, आज का नेता चमगादड़ है। उतना त्यागी कभी मिलेगा? आप इसी चमगादड़ वाला कहानी बताते हैं आज की नेता को, आप सुनिएगा तो पता लगेगा कि कितना वो है, कि आज की नेता कितना खराब है। देखिए एक बार क्या हुआ था कि पक्षी और जानवर में लड़ाई होता है। पक्षी और जानवर में लड़ाई होता है, तो वहां पे लड़ाई होता है। तो चमगादड़ से पूछा जाता है आप किस तरफ रहिएगा, तो बोलता है कि हम, तो देखता है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, बैल है, मानी जितना जानवर सोच सकते सभी प्रकार के, यहाँ शेर है, भालू है। देखता है कि बड़ा बड़ा जानवर है, इसी में रहने में फायदा। लेकिन ना ना ना, हम हैं स्तनधारी, हम बच्चा देते हैं, हम जानवर हैं, हम जानवर की तरफ चले। और वो जानवर की पार्टी की तरफ चल देता है। तब क्या होता है कि जब युद्ध शुरू होता है पक्षी और जानवर में, तो क्या करे, पक्षी जो आवाज है तो लोल मारे, सब पक्षी लोल मारे। अब जानवर नीचे है तो जितना नीचे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो बार बार मारे लोल, बार बार लोल मारे। और यहाँ पे तो चित होने लगा किसका, जानवरों का। उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मारे उड़ जाए, तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। तब देख रहा है कि जब जानवर हारने के कगार पर आया, तब कहता है चमगादड़ हम उड़ने वाले पक्षी है, हम भी पक्षी हैं। वो किस तरफ चल गया, वो ये जाति पक्षी की तरफ से हो गया, पार्टी बदल लिया। और पार्टी बदल लिया, अब वो हो गया किसके तरफ, पक्षी की तरफ। वही तरह के आज की नेता है, आज पता ही नहीं चलता है कि किस पार्टी में है, कौन किसके पार्टी में, कखनी कब बोला। लेकिन गैरीवाल्टी, आप इस कहानी से क्या समझे, गैरीवाल्टी का त्याग देखिए। गैरीवाल्टी इतना त्यागी था कि पूरी प्रधानमंत्री बन रहा था, उसको भी त्याग कर दिया, त्याग एवं निष्ठा से। इसीलिए लाला लाजपत राय थे अपने, कहा, लाला लाजपत राय ने ये गैरीवाल्टी को त्याग एवं निष्ठा को परिचय को देखते हुए वो अपने पुस्तक में उनके जो त्याग निष्ठा है उसके परिचय दिया। वो अपने पुस्तक में गैरीवाल्टी को स्थान दिया। आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन नेता थे जो अपने पुस्तक में गैरीवाल्टी को स्थान दिए थे, तो लाला लाजपत राय ने दिए थे, ठीक ना। इसको दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय कौन नेता थे जो कौन नेता थे जो गैरीवाल्टी को अपने बुक में स्थान दिया थे, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। और इसी में पूछा जाए कि गैरीवाल्टी को भारतीय पुस्तक किनके पुस्तक में स्थान दिया गया, तो लाला लाजपत राय के पुस्तक में स्थान दिए थे। ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन इस तरह से आया, दो तरह से आ जाएगा। तब होता है वो चल देता है कौन, वो चल देता है गैरीवाल्टी नाव चलाने। तब उसी समय क्या होता है, 1866 में एक युद्ध होता है। 1866 में किसके किसके बीच होता है, जर्मनी
ऑस्ट्रिया के बीच होता है। ऑस्ट्रिया के बीच 1866 में युद्ध होता है। जब ऑस्ट्रिया के युद्ध होता है 1866 में, तो किसके तरफ, तो वेनेसिया से सभी सेना बुला लेता है ऑस्ट्रिया अपने यहाँ पे खाली होता है। तो विक्टर इमैनुअल देखता है कि इसका फायदा उठा लेता है और अपनी सेना भेजकर वेनेसिया को अपने कब्जे में ले लेता है 1866 में। 1866 में अपने कब्जे में ले लिया जाता है। 1866 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है, तो कौन सा, वेनेसिया को ले लिया जाता है। अब बताइए कितने बड़े एरिया का हो गया, इतना का एकीकरण हो गया, ये सब एकीकरण में हो गया। अब बच गया कौन, पोप बच गया। तब होता है कब, 1870 में एक युद्ध होता है, किसके किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध होता है। तो यहाँ का जो भी पोप के सुरक्षा में रोम में सेना थी, उसको बुला लिया जाता है। तब विक्टर इमैनुअल देखता है कि इसी का तो फायदा उठाते हुए वो क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं पोप पर आक्रमण करते हैं। तो पोपों का जब मारना चालू करते हैं, तो पोपों ने डरता है कि हम विश्व के गुरु हैं, यह न कि हम पिटा जाए तो भारी बेइज्जती होगा। तो क्या करते हैं, एक किला था, उसी किला में सभी पोप छुप जाते हैं। छुपने के बाद क्या होता है, ये सारा का सारा कब्जा कर लिया जाता है, सब विक्टर इमैनुअल द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और पोप को जब बोला जाता है कि आपको हम मारेंगे नहीं, आपको इस किला को स्वतंत्र करते हैं, और इस किला का नाम होता है वेक्टन सिटी। इस किला का क्या नाम होता है, वेक्टन सिटी। इस किला में वेक्टन सिटी में क्या होता है, वेक्टन सिटी, इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। वेक्टन सिटी को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या था, क्या किस तरह का है, वेक्टन सिटी है जो क्या है, वेक्टन सिटी एक स्वतंत्र देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश वेक्टन सिटी है। यहाँ पे कौन रहते हैं, तो यहाँ पे पोप रहते हैं। अभी आप इसमें एक और भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा देश है जहाँ पे महिलाएं नहीं रहती है, तो कौन सा है, वेक्टन सिटी होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि कौन सा देश है जहाँ पे शादी विवाह नहीं होता है, तो वो हो जाएगा वेक्टन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेक्टन सिटी है, ठीक ना। तो ये सेशन बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाना सुन लीजिए।